देखो, मैं आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को लेके ना नैनीताल गया था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, लगेज था, मैं था। तो हमारे साथ ना छोटी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा गाड़ी का स्टीरियो जो है वो खराब हो गया था, तो हम ऐसी बात करते-करते, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं करने को, तो हम ऐसी बात करते-करते ना नैनीताल पे चढ़ गए। और मैं जब 10-12 किलोमीटर चढ़ गया, उसके बाद मैंने अपना गाड़ी में ध्यान दिया कि यार, गाड़ी तो सीएनजी पे चल रही है। मैंने इसमें अलॉय व्हील्स नहीं लगवाए थे, तो मुझे माइलेज मिलता था 25 से 27 का। सिटी के अंदर सीएनजी की बात कर रहा हूँ मैं, सीएनजी में मिलता था। और ये हैंड ब्रेक भाई किसी भी काम का नहीं है, अगर आप उसको इतना लगा दोगे ना और ऊपर 1-2 पॉइंट भी रह गए हैं तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टीयरिंग गुरु में। और आज की वीडियो में आपके साथ मैं रिव्यू करने वाला हूं अपनी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर मैनुअल पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट के बारे में। इस कार को मेरे को चलाते हुए पूरे ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है और मैंने इसको 25,000 किलोमीटर से ज्यादा चला दिया और मैंने इसको हर एक कंडीशन में चला रखा है। मैं जानता हूँ इस कार के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मैंने हर चीज फेस की है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक महीने में आप किसी भी चीज का रिव्यू नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू करने के लिए थोड़ा टाइम लिया। मैंने इसको हर एक कंडीशन में ड्राइव किया है, पहाड़ों पर, ऑफ रोड, हाईवे, सिटीज, इवन पानी में। अभी बरसात का मौसम था तो उसमें मैंने कीचड़ वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। बहुत उल्टी सीधी चलाई है, क्योंकि आपको पता है लड़कों की ड्राइविंग कैसी होती है। हर एक तरीके से हाईवे पर कट मारे हैं, बहुत छोटी छोटी जगह में कट मारे हैं। मैं जानता हूँ इसकी स्टेबिलिटी, कंफर्ट, इसके सस्पेंशन, हर एक चीज। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इसका सीएनजी वेरिएंट और सिग्मा मॉडल ही क्यों लिया। क्योंकि यार मेरे को इसका अपर वेरिएंट में कुछ ऐसा लगा नहीं कि लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके अलॉय एकदम पसंद नहीं थे। कंपनी के अलॉयज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो मैंने सोचा यार आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे, इसमें इतना इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। और फीचर वगैरह में सब इसमें आफ्टर मार्केट बाहर से ही लगवाता मतलब, क्योंकि भाई मेरे को कंपनी का कुछ भी स्टीरियो वगैरह भी पसंद नहीं था। तो मैंने इसमें अपने हिसाब से सब बाहर से काम कराया। अब बात करते हैं कि मैंने इसका सीएनजी मॉडल ही क्यों लिया। क्योंकि यार मेरी 3 प्रायोरिटी थी: माइलेज, रिलायबिलिटी, मारुति की रिलायबिलिटी तो आप लोग जानते हो, एंड बजट। मेरे बजट में बहुत बढ़िया बैटरी थी और इसका सीएनजी वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बूट स्पेस की कोई ऐसी नीड नहीं है तो आप सीएनजी वेरिएंट के लिए जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा माइलेज मुझे नहीं लगता कोई इतने हाई पिकअप, इतने बढ़िया इंजन के साथ गाड़ी आजकल दे रही है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका बेस मॉडल ही क्यों ना हो, फ्रॉन्क्स का रोड प्रेजेंस कमाल का है। इसका 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है। कहीं जगह पर तो मैंने इस गाड़ी को ऐसे भी डाला है कि हाँ, मुझे लगा था कि गाड़ी लग जाएगी, 100% मैंने अपने सोच लिया था कि ये लग जाएगी। लेकिन इवन दो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि नितिन गडकरी जी जो रोड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास रोड, उसमें आपको ऐसे बड़े बड़े पटोल्स मिलेंगे, वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा काम की चीज लगने वाली है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, परफॉर्मेंस एंड माइलेज। इसके अंदर मुझे मिलता है 1.2 लीटर का डोल जेट इंजन, जो बहुत ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है। इवन जो मुझे इसको 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो इसके अंदर मुझे इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। बहुत बढ़िया इंजन है, बहुत रिफाइंड, पावरफुल। मारुति के इंजन का तो आपको पता ही होगा, बहुत प्यारे इंजन है, इसीलिए मारुति की गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। देखो, अब बात करते हैं इसके सीएनजी के परफॉर्मेंस की। अगर आप सिटी वगैरह में या नॉर्मल रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नजर नहीं आने वाली है। आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि आप पेट्रोल पर है या सीएनजी पर है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस सीएनजी पर भी बहुत बढ़िया है। देखो, मैं आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को लेके ना नैनीताल गया था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, लगेज था, मैं था। तो हमारे साथ ना छोटी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा गाड़ी का स्टीरियो जो है वो खराब हो गया था, तो हम ऐसी बात करते करते, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं करने को, तो हम ऐसी बात करते करते ना नैनीताल पे चढ़ गए। और मैं जब 10-12 किलोमीटर चढ़ गया, उसके बाद मैंने अपना गाड़ी में ध्यान दिया कि यार, गाड़ी तो सीएनजी पे चल रही है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा यार कि सीएनजी पे भी इसका पिकअप, भाई मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि यार सीएनजी पे परफॉर्म नहीं करती है। बाकी उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम ही मैंने स्विच किया, मैंने पेट्रोल पे स्विच किया, क्योंकि उससे ना क्या होता है भाई, सीएनजी पे अगर आप ज़्यादा लोड डालते हो तो मैंने सुना है भाई इंजन पे लोड पड़ता है। तो इसलिए मैंने एकदम से चेंज कर दिया था। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हो तो वो मेरे व्लॉग वाले चैनल पे पड़ा हुआ है। मैं लिंक अगर आप मांगोगे तो दे दूंगा। और सबसे बढ़िया बात, आपको सीएनजी मोड में भी हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, जो आपको हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाती है। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो मैं बाद में वीडियोस बना दूंगा, या आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके रनिंग कॉस्ट के बारे में। देखो, जब मैंने इसमें अलॉय व्हील्स नहीं लगवाए थे तो मुझे माइलेज मिलता था 25 से 27 का। सिटी के अंदर सीएनजी की बात कर रहा हूँ मैं, सीएनजी में मिलता था, और विदेशी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी की ऐसी बंद नहीं करता हूँ। और पेट्रोल की बात करूँ तो जब मैंने अलॉयज नहीं लगवाए थे उस टाइम पे मुझे पेट्रोल पे सिटी में 15-16 का माइलेज इजीली मिल जाता था, विद एसी के साथ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में भी मिल जाता था इजीली, 14 तक का तो मिल ही जाता था। और हाईवे पर मैं बात करूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं जब मैंने अलॉयज नहीं लगवाए थे उसकी, तो कंफ्यूज मत होना।
हाईवे पर मैंने इससे भाई सीएनजी में 30-30 तक का माइलेज निकाला है और पेट्रोल में ये 22 तक का तो ईजिली दे देती है, बहुत लोग भी बताते हैं और मैंने तक भी इसका निकाला है क्योंकि मैं थोड़ी खींच के चलाता हूँ। और अलॉयज़ के बाद तो भैया कुछ मत पूछो क्योंकि इसमें 18 इंच के अलॉयज़ लगे हुए हैं, तो माइलेज तो थोड़ा गिरेगा, थोड़ा नहीं मतलब फ़र्क तो आया है भाई। देखो कितना फ़र्क आया मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर ये सीएनजी पर हाईवे में देती होगी 30 का, तो अभी सीएनजी में 25 का देती है। हाँ, ऑलमोस्ट 25 का तो दे ही देती है, ईज़ी पीज़ी। थोड़ी सी आपको कामली चलानी पड़ती है, रगेड खींच के नहीं चलाओगे तो माइलेज अच्छा ही देगी। लेकिन हाँ, अगर आप सीएनजी मोड में हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको पावर डिलीवरी में थोड़ा सा लैग महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, आपको उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, सीएनजी मोड पर आपको पावर में थोड़ी सी कमी भी लग सकती है। देखो बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इस गाड़ी के ऊपर जो शीट यूज़ करी गई है वो ब्रेजा की ऊपर जो शीट यूज़ करी गई है उससे ज़्यादा थिक है, यानी कि ब्रेजा ने अभी ग्लोबली 4-5 स्टार ऑलमोस्ट ये इतना स्कोर कर रखा है, तो उससे ज़्यादा थिक इसके ऊपर सीट यूज़ करी गई है। और प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही है, इसका बलेनो वाला प्लेटफॉर्म है और जो इसकी चेसिस मॉडल है वो अभी डिज़ायर वाली लेटेस्ट वाली डिज़ायर जो 5 स्टार स्कोर करके आई है, तो वही वाली चेसिस इसमें लगी हुई है। और आपने देखा होगा जापान में भी इसका टेस्ट हुआ था, तो उसमें शायद से अभी 4 स्टार स्कोर करे गए। देखो बिल्ड क्वालिटी ना आपको मारुति की और गाड़ियों से इसमें बढ़िया ही लगेगी, मुझे भी फील हुई थी जब मैंने इसको पहली बार ड्राइव करा था कि हाँ गाड़ी थोड़ी सी हैवी फील होती है। डोर्स वगैरह जब आप इसको लॉक करोगे अनलॉक करोगे, इवन तो आप इसको यहाँ से हिला के देखोगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ डोर्स थोड़े हैवी हैं पुरानी और मारुति की गाड़ियों से। देखो अब बात करते हैं एक चीज़ की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद रोड नॉइज बहुत ज़्यादा आती है। इवन जब मैंने इसमें अलॉयज भी नहीं लगवा रखे थे उसके बाद भी कंपनी के स्टॉक टायर विद रिम काफ़ी नॉइज आती थी, गाड़ी चलती थी हाईवे पर तो बहुत नॉइज आती है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। कैबिन के अंदर आपको टायर की नॉइज आती है, तो ये मुझे थोड़ी सी लगी है। और हाँ, अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, सही में आपको लेने का इसको मन है, तो एक बार डीलरशिप पे जाके पीछे बैठ के देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ का जो हेडरूम है वो कम लगता है, मुझे भी कम लगता है। और यहाँ पर ये हैंडल वगैरह हैं तो बैठने में, जब मेरे दोस्त भी बताते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं तो सर वगैरह में लग जाता है झटकों में। तो इसका हेडरूम तो भाई मैं सही बताऊँ तो कम है ही, 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी लोगों के लग चुका है, मुझे बोलते हैं भाई कितना कम है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो पीछे से थोड़ी कूपे डिज़ाइन है, तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके लिए हेडरूम थोड़ी सी प्रायोरिटी है तो आप एक बार जाके जरूर डीलरशिप पे चेक करो, बैठ के चेक करो। इवन तो आप कोई 6 फुट का बंदा ले जाओ, उसको बिठा के चेक करो। मेरे लिए तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं तो आगे बैठता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और पीछे अगर आप 3 बंदे बिठाओगे तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। 4 बंदे बिठाए थे मैंने, उसके बाद वो सर वगैरह में लग जाता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडरूम तो इसका कम है। तो अब बात करते हैं आपको सीएनजी में इसमें बूट स्पेस कितना मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ये मेरी गाड़ी का बॉडी कवर है, तो इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। उसके बाद आपको यहाँ पर इतना स्पेस मिलता है, ये मैंने आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे लगवा रखी है, सीएनजी की आपको मिल जाएगी कहीं भी। एंड नीचे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी सामान आ जाता है यहाँ पर, मेरा बॉडी कवर आ जाता है इजीली। मैंने बेस ट्यूब लगवा रखी है। अब मैं लगेज की बात करूँ, इसमें कितना लगेज आ जाता है, तो यहाँ पर छोटा वाला कैबिन बैग जो फ्लाइट वगैरह में लेके जाते हैं लोग, कैबिन बैग वो होता है छोटा वाला, वो यहाँ पे इजीली आ जाता है। इवन 2 आ जाते हैं अगर मैं बेस ट्यूब यहाँ से निकाल दूँ, और यहाँ पर भी थोड़ी जगह बच जाती है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है पीछे से यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचता है। तो देखो क्लियरली बताऊं तो अगर मैं क्लियरली बताऊं तो भैया बूट स्पेस तो कम है, इसका तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सीएनजी में तो भाई करना ही पड़ता है, कोई भी गाड़ी ले लो आप। देखो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो आपको यहाँ पर डुअल टोन ट्रिपल टोन इंटीरियर मिल जाता है जो काफी प्रीमियम फील कराता है। और कहीं भी आपको इंटीरियर में डैशबोर्ड पर कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। इवन तो बेस मॉडल में तो भाई ऐसा स्टीयरिंग भी नहीं आता है, मैंने टॉप मॉडल वाला लगवा रखा है। स्टीरियो भी नहीं आता है, यहाँ पे ऐसे जगह होती है उसके अंदर हाथ रख सकते हो, पर्स रख सकते हो, बिल्कुल डब्बा होती है। और हाँ, बढ़िया बात यह है कि बेस मॉडल से ही आपको इसमें ऑटो क्लाइमेट एसी मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सीएनजी मोड में भी मिल जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है वो। एंड आपको मिलता है इसमें 5 गियर ट्रांसमिशन। देखो भैया बात करते हैं इसकी एक सबसे बेकार चीज की जो मुझे बहुत बुरी लगी है, वो है इसका ये हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक भाई किसी भी काम का नहीं है। अगर आप उसको इतना लगा दोगे ना और ऊपर 1-2 पॉइंट भी रह गए हैं तो गाड़ी ढलान पे रुकेगी नहीं, बहुत बेकार इसका हैंड ब्रेक है। और मैंने ये मारुति के सर्विस सेंटर में भी दिखाया, उनको खुद को समझ में नहीं आता। अब तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मारुति के सर्विस सेंटर भी टाटा से इंस्पायर हो चुके हैं, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करके देते हैं, वो बिल्कुल घटिया सर्विस हो चुकी है। ये बहुत बुरा लगता है मुझे। पहाड़ी एरियाज में भाई, अब जब तक इसको एंड पॉइंट तक पूरा खींच के नहीं लगाओगे, ये गाड़ी नहीं रोकता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये मारुति को ठीक करनी चाहिए। आपको इसमें ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिल जाता है जो ऊपर नीचे जाता है, आगे पीछे नहीं होता, तो ये मुझे
ठीक लगता है। वैसे इसमें ऊपर नीचे करने की जरूरत ही आगे पीछे की जरूरत है नहीं, इतनी स्पेस ज्यादा लगता नहीं है। और अंदर बैठने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि काफी भरी भरी लगती है। एंड इंटीरियर में काफी काम हुआ मिलता है आपको, बेस मॉडल से ही एकदम ट्रिपल टोन मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर बैठने के बाद। और अगर हम बात करें इसके अंदर के कंफर्ट की, तो भाई ये सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने 450-500 किलोमीटर लगातार भी ड्राइव किया है, बिल्कुल भी आपको कमर में पेन महसूस नहीं होता है। और सीट इसकी ऐसी है, मेरे कुछ जानने वालों ने भी बताया कि भाई इसकी सीट कुछ ऐसी लगती है कि ये जकड़ लेती है। इवन तो गड्ढे वगैरह या फिर ऑफ रोडिंग करने में भी आपको एकदम भी हिला के नहीं रखती, एकदम स्टेबल रखती हैं। और सस्पेंशन मारुति के बहुत प्यारे हैं, एकदम सॉफ्ट सस्पेंशन है, जो मारुति ने इंडियन रोड के हिसाब से बहुत अच्छे ट्यून किए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, गडकरी जी के रोड जो है वर्ल्ड क्लास रोड, उनके ऊपर ये सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप सही में वर्ल्ड क्लास रोड पर अपनी गाड़ी चला रहे हो। तो भैया सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है और स्पेस भी आपको काफी मिल जाता है यहाँ पर। देखो अभी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठा हूँ और मैं सीट काफी पीछे एडजस्ट करके बैठता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। मेरे लेग रूम में भी काफी स्पेस है और पीछे भी बहुत अच्छा स्पेस है। इतना स्पेस मैंने किसी गाड़ी में देखा ही नहीं है भाई। रियर सीट के अंदर बैठने के बाद भी एक छोटा बैग रख सकते हो, इतना स्पेस आपको पीछे की सीट में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके रियर सीट के कंफर्ट की। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर हेडरूम थोड़ा सा कम है। मैंने काफी लोगों से सुना है अपनी गाड़ी में बैठने वालों से कि भैया ये सर में लग जाता है, तो आप अगर एक बार डीलरशिप पे जाके चेक कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी लेग रूम की बात करें तो बहुत ज्यादा मिलता है इस गाड़ी के अंदर, इतना तो ब्रेजा वगैरह में भी नहीं मिलता। मैंने नहीं देखा भाई इतना लेग रूम किसी गाड़ी में, क्योंकि मेरी सीट बहुत ज्यादा पीछे सेट रहती है, तो उसके बाद भी काफी अच्छे से लोग बैठ जाते हैं इसके अंदर। एंड थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है और बेस मॉडल से आपको इसमें 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं भैया। एंड ऐसी कुछ आपको यहाँ पे भी पीछे भी सॉफ्ट टच मिल जाता है, हल्का फुल्का ये नकली सा सॉफ्ट टच है, बेस मॉडल है भैया, क्या ही कर सकते हैं। तो ये भी मैं आफ्टर मार्केट करवा सकता हूँ। एंड बात करें इनकी भी कमी की, तो इसके अंदर जो ये सॉफ्ट टच मिलता है नकली सा, ये कपड़ा है। एंड इस कपड़े के अंदर ना भैया धूल फंस जाती है और ये बहुत गंदा सा लगता है, अभी भी गंदा हो चुका है, इसको साफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये भी ठीक नहीं है। अब आते हैं इसके बहुत जरूरी पार्ट पर, मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। तो भैया मेंटेनेंस इसका ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है। एक तो ये सीएनजी मॉडल है तो बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी है। मारुति की गाड़ियों का तो आपको पता ही है कि कैसी होती है, इवन सारी दुनिया जानती है मारुति की गाड़ियों को, पूरा इंडिया जानता है, तो ऐसा कुछ है। और सर्विस कॉस्ट की मैं बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट इसकी अभी तक 4 सर्विस हो चुकी है। शुरू की 2 सर्विस तो आपको पता ही है जनरल चेकअप भी होते हैं, तो उसमें भी 1,500-2,000 या 3,000 रुपये आपके हिसाब से आप उनकी बातों में आ जाओगे तो वो आपको फंसा लेंगे, उल्टा सीधा करते हैं। आजकल तो भैया सर्विस सेंटर वाले बहुत स्कैम कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मुझे जितना आइडिया है, मेरे जो सर्विस कॉस्ट आई है वो अभी तक मैंने 2 सर्विस कराई हैं, 10,000 किलोमीटर वाली और 20,000 किलोमीटर वाली। तो एक मुझे 5500 के करीब की बैठी थी और 6500 के करीब की बैठी थी। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झोल था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मारुति के सर्विस सेंटर स्कैम के बारे में। तो भैया ऐसा सा कुछ इसमें खर्चा आता है, 5,500 से 6,500 के बीच में आपकी सर्विस कॉस्ट आती है इसकी। देखो जब मैं इस गाड़ी को देखने डीलरशिप पे गया था ना, तो वहां पे 2-3 फ्रोंक्स खड़ी हुई थी, तो 2 फ्रोंक्स की ना उसी दिन डिलीवरी थी, दोनों पार्टियां बैठी हुई थी। तो मैंने थोड़ी सी वहां पे उनसे बात की, इंटरेक्ट किया, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि हाँ आपको क्या ही पसंद आया इस गाड़ी के अंदर, या फिर आपको क्यों ये गाड़ी अच्छी लगी है, ऐसे करके कुछ बात आई थी। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताया कि भैया हम तो बलेनो लेने के लिए आए थे और ये गाड़ी हमें एकदम से मतलब इसने हमको लुभा लिया और हमने डायरेक्टली ये बुक कर ली। तो भैया ऐसा सा कुछ इसका लुक है। रोड प्रेजेंस तो भाई इसके कमाल के ही हैं, आपको कहीं भी चलती हुई दिखेगी तो अच्छी ही लगती है रोड पे चलती हुई। लुक्स बहुत प्यारे हैं ना इसके, इवन दो ये अंदर बैठने में तो एकदम बलेनो ही लगती है, और उससे मुझे नहीं लगता कि भाई ये बड़ी है जरा सी भी, बस थोड़ा सा इसका एसयूवी सा छोटा सा डिजाइन दे दिया है। एसयूवी कहीं से भी नहीं है, हैचबैक ही है, बस ऐसा सा कुछ इसका लुक है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ये मुझे सीएनजी मॉडल पड़ा था 9.5 लाख रुपए का, और उसमें भी मुझे कुछ फीचर वगैरह मिले नहीं थे, तो मुझे फीचर की ऐसी कोई नीड नहीं थी क्योंकि मुझे बाहर से काम कराना था। लेकिन अभी 2025 के अंदर जीएसटी कम हो चुका है, तो उसमें आपको 50 से 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो, इस टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। गाड़ी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल के अंदर मैंने कोई बड़ा क्या यार, छोटा इशू भी कोई फेस नहीं करा है। गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, सस्पेंशन अच्छे हैं, रोड कंफर्ट अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने 140 पर भी कट मारे हैं, हाईवे पर बहुत गंदी गाड़ी है चलाई है, छोटी छोटी जगह में निकाली है। छोटी गाड़ी है, ट्रैफिक वगैरह में भी इजीली निकल जाती है, और अंदर बैठने के बाद छोटी भी नहीं लगती है। 5 लोग ही आते हैं इजीली, 5 से 6 लोग आ जाते हैं पीछे। अगर आप पतले पतले बच्चे बिठा दो तो 4 आ जाते हैं, वैसे 3 की है वो, 5 सीटर की गाड़ी। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं और आपके दिमाग में और कोई भी गाड़ियां हैं, टाटा की गाड़ियां, टाटा की पंच, महिंद्रा की 3 एक्सो और काइगर वगैरह, ये सब इसके सेगमेंट में आ जाती हैं, तो
उन सब गाड़ियों को मैंने भी देखा था। देखो भैया, मारुति की रिलायबिलिटी को कोई नहीं लग सकता, मारुति के ट्रस्ट उसके इंजन को कोई नहीं लग सकता। लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई गाड़ी यूज करना चाहते हो, मिडिल क्लास बंदे हो, फैमिली मैन हो, तो भैया इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है, आपको परेशान नहीं करेगी। इवन दो इसको कोई भी मैकेनिक इजीली खोल के ठीक कर देता है, कहीं भी इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी इसको ये नहीं कहता कि यार मैं नहीं ठीक कर सकता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मारुति के लिए। मारुति की गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब तो ले ही लो भाई, 2025 में वैल्यू फॉर मनी हो चुकी है। मेरी गाड़ी ले लो यार, जितने में मैंने ली थी। मैं अभी तुरंत इसका अपर वेरिएंट ले आऊंगा भाई, तो पैसे काफी कम हो चुके हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी फैमिली से जुड़ जाओ।